नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पीएसयू बैंक्स जो है उसका प्राइवेटाइजेशन की जो बात है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से कर ली है और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल बजट के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि पीएसयू बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन है वो होके रहेगा। अब दोस्तों, बातचीत के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप बहुत गौर से समझ लीजिए। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो एक सोशलिस्ट माइंडसेट से कैपिटलिस्ट माइंडसेट की ओर मूव कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है क्योंकि जो निवेश है वो देश के अंदर, कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आता है। नई नई फैक्ट्रियाँ लगती है, जितनी ज़्यादा नई कैपेसिटीज़ लगेगी उतना ज़्यादा नया निवेश आएगा, जॉब क्रिएशन होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और अगर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो स्टॉक मार्केट भी ऑब्वियस सी बात है अच्छा करेगा। अब सरकार को पैसा चाहिए, काफ़ी सारा पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और नए उद्योग यहाँ पे आ सकें उसकी मदद करने के लिए। तो ये जो पैसा है वो फुलफ़िल कहाँ से करेगी सरकार? तो सबसे मेजर पार्ट जो है इसका वो फुलफ़िल होगा डिसइन्वेस्टमेंट से। अब सरकारी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर और सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके उसके अंदर से अपना पैसा जो है वो निकाला जाए, उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, ताकि सरकार के पास एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी और चीज़ों में लगाने के लिए। अब जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो सरकार का काम है वो कंपनीज चलाना नहीं है, देश चलाना है। तो अगर कंपनी का अच्छी तरीके से उनको मैनेजमेंट करना है तो उसको डिसइन्वेस्ट या फिर प्राइवेट हाथों में देना ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर न्यूज़ की बात माने तो मेनली 4 बैंक्स का नाम सामने आ रहा है जिसका डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हो सकता है। उसमें से सबसे बड़ा बैंक जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है प्राइवेटाइजेशन के अंदर सबसे पहले। अब इन्हीं बैंक्स का नाम क्यों आ रहा है? तो मेजरली जो 2 या 3 कारण आप बोल सकते हैं इन बैंक का नाम आने का, वो है इसका कस्टमर बेस और लोन लायबिलिटी की बात। तो जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इन बैंक्स का एज़ कम्पेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर उन बैंक से कंपेयर किया जाए तो इसका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज करना कंपैरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज बैंक्स। और जो इनका लोन बुक है वो लोन बुक भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, जिससे कि इनको एनपीएस या फिर अदर जो मॉनिटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन करने की बात है अचानक से आ गई है। इसकी जो बात है वो काफ़ी समय से चल रही है। जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने भी ट्राई किया था इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये वाली जो सरकार है ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम कर रही है और रोड मैप को तैयार कर रही है ताकि जल्द से जल्द पीएसयू बैंक्स को डिसइन्वेस्ट किया जाए। पीएसयू बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी बार रिकमेंड कर चुका है सरकार को, लेकिन इसी सरकार ने इसके ऊपर ठोस कदम उठाया है। दोस्तों, कोविड के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है प्रोसेस, नहीं तो अगर माना जाए तो 2020 के अंदर ही इसका जो प्राइवेटाइजेशन का काम है ये पूरा होना चाहिए था। अब दोस्तों, ये चीज़ तो डिसाइड हो गई है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है वो है कि कौन इन बैंक को खरीदेगा। कोई बिडर भी होना चाहिए, कोई खरीदार होना चाहिए इन बैंक्स को खरीदने के लिए। अब बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्पेशली इंडियन ओवरसीज़ बैंक करके जो बैंक है, ऐसी बैंक्स को खरीदने का साहस कौन करेगा इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर? क्योंकि जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उस पर खुद आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसको लार्ज अमाउंट के लोन्स देने से रोकने के लिए। ये जो सारी बैंक्स हैं इनका एनपीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके कस्टमर बेस जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऊपर से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देने के पास भी इनके पास पैसे नहीं है। हर थोड़े समय में जो गवर्नमेंट है उनको इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है, इसके अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ता है ताकि जो सरकारी कर्मचारी है, उसके एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरी प्रॉपर तरीके से दे पाएँ और आगे लैंडिंग करने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता है। तो मार्केट से पैसा उठाने के बजाय सरकार इसके अंदर इन्फ्यूज़ करती है मनी, ताकि ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जा सके। अब दोस्तों, ये जो मनी इन्फ्यूज़ किया जाता है इन बैंक्स के अंदर वो आपका और मेरा टैक्स का पैसा होता है। जो टैक्स पेयर का टैक्स का पैसा है उसको ये बैंक्स के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि ये लोग बैड लोन क्रिएट करें जो कि एनपीए हो जाए बाद में
और फिर उस एनपीए को भरने के लिए वापस से अपने टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी ज़्यादा बुरी प्रोसेस है। इसके अंदर जो एट द एंड ऑफ द डे घाटा हो रहा है वो आम निवेशक का हो रहा है, आम टैक्स पेयर का हो रहा है। होपफुली इतने सालों बाद जो सरकार है उनको इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों इंटेंशन तो क्लियर हो गया सरकार का, लेकिन प्रोसेस अभी तक क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं है कि कितना % इसके अंदर डिसइन्वेस्ट होगा, कितना % जो प्राइवेट प्लेयर है उसको मिलेगा, या फिर प्राइवेटाइज़ करेंगे तो पूरा का पूरा बैंक प्राइवेटाइज़ करेंगे या सिर्फ मैनेजमेंट देंगे प्राइवेटाइज़ करने के बाद। तो ये सब चीज़ों की क्लैरिटी आना बाकी है, रोड मैप आना बाकी है। सिर्फ इसके अंदर जो इंटेंशन है वो अभी तक पता लगा है कि सरकार का इंटेंशन क्लियर है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो सरकार है उसको बैंकिंग एंड कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980 इसको भी अमेंड करना पड़ेगा, ताकि वो लोग जो रेगुलेशंस है उसके अंदर चेंजेस ला सकें और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनको प्राइवेटाइज किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1970 और 1980 के अंदर जो बैंकिंग एंड कंपनी एक्ट आया था उसके अंदर एक क्लियरली मेंशन था कि कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए उनको पहले बिल को अमेंड करना पड़ेगा ताकि ये सारे चेंजेस हो सकें। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए संसद का बैठना ज़रूरी है, लेकिन अभी 38 बिल्स अप्रॉक्सीमेटली इन प्रोसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि प्रोसेस होना बाकी है। उसके बाद ही इस पे आगे काम हो पाएगा। अब दोस्तों बैंकिंग एंड कंपनीज एक्ट जो है उसको और बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट जो है उसको, इन दोनों एक्ट्स को अमेंड करने के बाद ही आगे की क्लैरिटी बढ़ेगी कि प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन इसके अंदर कैसे हो सकता है। और देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर भी कौन इसके बिडर्स आते हैं, कौन इन बैंक को खरीदते हैं। क्या जो बड़े बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं वो खरीदेंगे, या फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स जो हैं वो उनकी भी एंट्री हो सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था डीबीएस सिंगापुर बैंक जो है वो मार्केट के अंदर उतरा था। उसी तरीके से दूसरी जो फॉरेन की बैंक्स है वो भी इसके थ्रू मार्केट के अंदर उतर सकती है। इंडिया का जो मार्केट है बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है कि अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तो उन बैंक्स के लिए भी अच्छा चांस होगा इंडियन मार्केट में उतरने के लिए। इंडिया के अंदर काफ़ी कम बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी कैपिटल है जो कि इतने बड़े बैंक्स को ले सके, साथ ही साथ उनकी एनपीए और डेट को भी लेना ज़रूरी है। तो इतने बड़े बैंक को लेना आसान बात नहीं होगी, तो ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसके अकाउंट होल्डर्स या एम्प्लॉयज़ पे क्या फ़र्क होगा। तो दोस्तों अगर बात करी जाए अकाउंट होल्डर्स की, तो अकाउंट होल्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा असर नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके साथ देना बैंक को या विजय बैंक को मर्ज किया गया। तो अब जो न्यू बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो जो देना बैंक के होल्डर्स है, अकाउंट होल्डर एग्जिस्टिंग, उनको सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक मिली है और उनका अकाउंट नंबर वगैरह शिफ्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है अकाउंट होल्डर्स को। हालांकि बात करी जाए एम्प्लॉयज़ की, तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर प्राइवेट प्लेयर एक्वायर करता है पीएसयू बैंक को, कुछ ना कुछ हद तक तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी कट करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी होगी वो होगी अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो कि है एफिशिएंसी ऑफ बैंक। तो बैंक की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी प्राइवेटाइज होने के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है सरकारी डिपार्टमेंट में काम कैसे होते हैं, तो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के लिए। तो दोस्तों ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। ये जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बैंक निफ्टी किस तरीके से रैली कर रहा है, पीएसयू बैंक से वो काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से रैली कर रहे हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और जितना हो सके इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है कैसे भी करके। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बैंक्स प्राइवेटाइज होने वाले हैं उनको जाके खरीदिए, अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है बैंक्स के अंदर। आप बड़े बैंक्स भी देख सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो कि हो सकता है इन बैंक्स को भी एक्वायर कर सके आने वाले टाइम में, बिड कर सके इनके लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।